स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल एडू एक्स में। आज हम लैंडमार्क्स जजमेंट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारे लीगल नॉलेज का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। दोस्तों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? दोस्तों, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे हम परिस्थितिजनक साक्ष्य कहते हैं कि अगर किसी क्राइम सीन पे कुछ क्राइम घटित हुआ है तो क्या परिस्थितियाँ जनरेट थी जिससे वो क्राइम हुआ, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे और उस दौरान उनका क्या नेचर था उस एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमें नोट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर पे हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं तब वहाँ पर पे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो कोर्ट वहाँ पर पे ट्रायल के दौरान डायरेक्ट एविडेंस जहाँ ना होता है तो वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को गौर करता है। दोस्तों, इसी कड़ी में जो आज हम जिस जजमेंट को लेने जा रहे हैं वो है दसवंत वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड यहाँ मैंने मेंशन करके दे दिया है आपको। इस केस की डिटेल में हम जाएंगे नहीं फैक्ट्स पे, पर हम सीधे यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या लॉ का एप्लीकेशन होता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम किसी केस में ये समझते हैं कि लेट एग्जामिन द होल रिकॉर्ड। आफ्टर एग्जामिनिंग द होल रिकॉर्ड हम जाते हैं सर्कमस्टेंसेस पे कि हमें अब ऐसे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिख रहे हैं तो हम सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं। अगर मान के चलिए किसी केस में ये सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं कि जो आरोपियां हैं उनके बीच में लास्ट सीन दिखा गया, ये पहले मिल चुके हैं, या ऐसी कोई मूवमेंट देखी गई वीडियो फुटेज के द्वारा या सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल हुए होंगे उनके द्वारा, या फिर जो भी उनके द्वारा कन्फेशन या फिर जो भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है जिससे ऐसी कोई डिस्कवरी या रिकवरीज ये हो रही है। ये सब चीज़ों को हम देखते हैं जब भी हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ जाते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं दसवंत वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इस केस में ऐसा हुआ कि ऐसी कुछ सिचुएशन बनी जहां पर पे लास्ट सीन टुगेदर की थ्योरी, सस्पिशियस मूवमेंट और कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी और इसके बेसिस पे ट्रायल चलता रहा। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट में रखना है वो ये है कि जो हमारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसका क्या बेसिक रहता है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके पीछे, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ देखते हैं हम कि इट इज़ अ ट्राइट लॉ दैट इन अ केस बेस्ड प्योरली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो जो ओनस है, द ओनस इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द चेन ऑफ अनब्रोकन सर्कमस्टेंसेस। अब ये अनब्रोकन सर्कमस्टेंसेस क्या हो गया कि ये मान के चलिए कि एक क्राइम सीन है, यहाँ पे आरोपी के द्वारा 3 आरोपी हैं, इनके द्वारा कोई क्राइम किया गया है। अब हमें इनका जो क्राइम इन्होंने किया है ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस मिल नहीं रहा है, तो हम एक कड़ी पकड़ते चलते हैं कि ये आखिरी बार यहाँ मिले थे, इनको कुछ लोगों के साथ देखा गया था, इसके बाद ये फुटेज में रिकॉर्ड हुए थे, फिर जब ये पकड़े गए तो इनके द्वारा कन्फेशन दिया गया और कन्फेशन के अकॉर्डिंग क्या रिकवरी हुई या नहीं हुई। ये जो चेन है हमें इसी को लिंक करने के लिए ही हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हैं, और तभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मान्य होता है जब प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ करने में सफल हो जाता है कि ऐसी चेन बनी है जो किसी भी डाउट के बियॉन्ड है, जहाँ पर पे थोड़ा सा भी डाउट नहीं आता। दोस्तों, हमने इस पॉइंट पे ज़्यादा डिटेल में जाना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज इनके फ्यूचर में जो भी ट्रायल्स आएंगे जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस्ड पर पे ट्रायल चलता है वहाँ पर पे इन अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, द गोल्डन प्रिंसिपल इनकैप्सुलेटेड इन शरद बिरजीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में यहाँ पर पे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बहुत स्पष्ट तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की व्याख्या की गई थी कि क्या होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर किसी को प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है वो किस ग्राउंड पे हो, तब जाकर के हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अप्रूव करते हैं। तो उनमें से फर्स्ट पॉइंट यह है, द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शैल बी फुल्ली इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। मतलब आपको थोड़ा सा भी डाउट के लिए थोड़ा पॉइंट नहीं छोड़ना है कि यहाँ पे कोई रीजनेबल डाउट अराइज हो रहा है, ना प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ में नहीं जाना है। हम वो सिविल केसेस में देखते हैं, क्रिमिनल लॉ में हम हमेशा प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी डाउट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो फैक्ट इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वो कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। इसका कहने का तात्पर्य है कि दे शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल ऑन एनी अदर हाइपोथेसिस।
अलग अलग व्याख्या नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए वो व्याख्या ऐसी हो जो एक्यूज की गिल्ट साबित करती हो। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्कमस्टेंसेज शुड बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। कंक्लूसिव नेचर मतलब हमने माने कि ए पॉइंट, फिर हमने बी पॉइंट कंसिडर करे, फिर हमने सी पॉइंट कंसिडर करे, मतलब ऐसे आपको लंबी चेन कंप्लीट नहीं करते नहीं चलना है कि अब ये मान रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं 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 ये सही है, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं ये भी नहीं ये सही है। ऐसा किसी भी तरीके का डाउट नहीं आना चाहिए, और ऐसे आपको पॉइंट पे आना पड़ेगा जहाँ पर बिल्कुल कंक्लूसिव नेचर हो, जहाँ पे कंक्लूजन निकल के आए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू प्रूव। एक्सेप्ट वन टू प्रूफ, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि चेन ऑफ जो एविडेंस है वो ऐसी कंप्लीट है कि जहां पर पे किसी भी प्रकार का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं छूटा है, जिससे एक्यूज्ड की इनोसेंस जागृत होती है, पता चलती है। ये जरूर शो करना पड़ेगा, मस्ट शो दैट इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी द एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय द एक्यूज्ड। दोस्तों, ये गोल्डन प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके जुडिशरी पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जब आप लॉ की स्टडी करते हैं, जब हम क्वेश्चन ऐसा कोई आता है कि व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तब आपको ये वाला लैंडमार्क जजमेंट बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल अवॉइड ना करें, इसको बहुत डिटेल में देखें। अब एक मैं आपको नोट यहाँ पर देने जा रहा हूँ। नोट ये है कि पनिशमेंट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मॉरल कन्विक्शन, कंजेक्चर्स, बल्कि प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी है कि वो प्रूफ करे, क्या प्रूफ करे, द गिल्टी ऑफ द एक्यूज बियॉन्ड आवर रीजनेबल डाउट। ये आप थोड़ा सा ऐसा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ताकि दिमाग में आप जब भी घूम रहे फिर रहे हैं या फिर कहीं लीजर टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, तब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि व्हाट इज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आप कोर्ट मान्य करती है, और व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन दैट टाइप ऑफ सर्कमस्टेंशियल केसेस। ठीक है, यहाँ पे जो ओनर्स होता है वो बहुत हैवियर होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रीजनेबल डाउट नहीं छोड़ना मांगता। ठीक है, ये चीज़। अब हम बात करते हैं, क्या डिफेंस के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, क्या उसे ऐसी कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ ऐसे सेफगार्ड्स राइट्स हैं जो उसके हितों को रक्षित करते हैं या रक्षा करते हैं। वो हम कुछ पॉइंट्सों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आता है। नेचुरल जस्टिस यहाँ पर देखा जाएगा कि एक डिफेंस में जो पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं वो क्या, जब वो डिफेंस काउंसिल है वो जो अपने या फिर एक्यूज्ड का केस अच्छे से प्रस्तुत कर पा रही है या नहीं, ऐसा जब क्वेश्चन अराइज हो तो हम नेचुरल जस्टिस को देखते हैं, क्या उसे सारे नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हुए हैं। अब हम नेचुरल जस्टिस पे फिर कभी नया लेक्चर लेके आएंगे, इसमें डिटेल से जितने फिलोसफर हैं, जितने जूरिस्प्रूडेंस हैं, उन सब का डिस्कशन हम करेंगे बाद में। यहाँ पर कुछ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम पता करेंगे क्या उसे फेयर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने केस को डिफाइन करने के लिए। नंबर 1, प्रोवाइडिंग कॉपीज ऑफ ऑल रिलाइड अपॉन द डॉक्यूमेंट्स। जो भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा डॉक्यूमेंट रिलाइड किए गए हैं वो एक्यूज को इमीडिएटली देंगे जब पुलिस 173 क्लॉज 2 ऑफ CRPC एंड 193 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन के अंडर जब चार्जशीट पेश करती है। सेकंड थिंग, ये इंश्योर करना पड़ेगा क्या वो लॉयर जो जिससे वो रिप्रेजेंट हो रहा है एक्यूज्ड, वो उसकी चॉइस का है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो प्राइवेट काउंसिल इंगेज कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे लीगल डिफेंस काउंसिल प्रोवाइड करेंगे जिसके पास रिक्विसाइट एक्सपीरियंस होगा और जो उसके केस को ट्रायल में अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। लीगल एड काउंसिल जो भी अपॉइंटेड होगा उसके पास ऐसी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना केस रिकॉर्ड करे, मैटर को प्रिपेयर करे और इफेक्टिवली क्रॉस एग्जामिनेशन करे फ्रॉम द विटनेस। ये हमारे पास एक डिफेंस के पास जो एक्यूज है उसके पास ये राइट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बहुत ही विधिपूर्ण प्रोवाइड किया गया है। आगे हम देखते हैं द कोर्ट। यहाँ पे हम कोर्ट की ड्यूटी को देखने जा रहे हैं। कोर्ट की ये ड्यूटी है कि एक म्यूट स्पेक्टेटर ना बना रहे, कि जब विटनेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं या किसी प्रकार का एविडेंस दिया जा रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ अपना एक दर्शक की तरह न रहे, बल्कि अपने आप को उस पार्ट जो एविडेंस रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। The court should not act as a mute spectator during recording of evidence as provided under Section 165 of Indian Evidence Act. The court must remain vigilant and in case any important question is necessary to arrive at just decision of the case is omitted to put to the witness either by the defense. दोस्तों, हम इसको थोड़ा बाइफरकेट करके समझते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले, एक जज जो है वो एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है। एक टिपिकल ट्रायल में लॉयर होंगे जो क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि द लॉ कहता है कि जज को एक साइलेंटली बैठना नहीं है,
If the lawyer miss something important, the judge has the power and the duty to speak up. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. द अनदर पॉइंट इज द फिलिंग द लैकुना. यहाँ पे जिस गैप को फिल करने की बात बोली गई है वो गैप किसी भी तरीके से अराइज नहीं होना चाहिए. खासकर जहाँ हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो होता है कि वो इनोसेंट को गिल्टी प्रूव नहीं करना है. जो आरोपी है जिसने क्राइम किया है उसी को ही सज़ा मिलनी चाहिए. समटाइम्स अ लॉयर माइट फॉरगेट टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन और अ विटनेस माइट गिव एन इनकम्प्लीट आंसर. तो ऐसे समय पे जज जो सेक्शन 165 ऑफ एविडेंस एक्ट का है उसमें ये स्पेशल पावर है कि जज कैन स्टेप इन एंड आस्क दैट विटनेस किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दे वांट टू आस्क एट एनी टाइम अबाउट एनी फैक्ट. दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. हमारा जो मकसद है वो गोल जो है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स का वो ये है कि जस्टिस प्रोवाइड करना, ना कि सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करें. प्रोसीजर हमें फॉलो करके ही चलता है, पर प्रोसीजर को ही फॉलो करना है ये हमारे कोर्ट के द्वारा या कानून के द्वारा कहीं भी नहीं लिखा नहीं गया है. कोर्ट को उसका मेन जॉब है जस्ट डिसीजन में आना. अगर कोर्ट साइलेंट रहता है तो अगर साइलेंट रहता है और ऐसी कोई भी मिस्टेक की जा रही है या ओमिशन हो रहा है दोनों काउंसिल के द्वारा, तो जज के पास ये है कि वो सच्चाई को बाहर लाने, ट्रायल को फेयर बनाने और जस्ट डिसीजन को करने के लिए अपना मत दे सकता है और उसमें इन्वॉल्व हो सकता है. ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आपको कोट कर रहा हूँ. आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर डीप में जाइए, अंडरस्टैंड कीजिए. अब मेरा मकसद ये है कि आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस समझाना था. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप समझने से ये आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अब आप जब फ्यूचर में इन केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी मेजर ड्यूटी क्या है ड्यूरिंग द ट्रायल. ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा हमारे ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए. ओके दोस्तों, जय हिंद. फिर मिलते हैं हम अगले लैंडमार्क जजमेंट पे. इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ छूट रही है और क्या चीज़ और हमें इंक्लूड करनी चाहिए. जय हिंद.